गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 पार्ट बी। आपको पता है फर्स्ट चैप्टर बहुत बड़ा है, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने। फर्स्ट और सेकंड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, थर्ड से एक हो जाएगा। क्लास 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। पार्ट बी। पार्ट ए कौन सा था आपका? कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पार्ट बी कौन सा है? गॉस थ्योरम। ठीक है, हम फिर रिपीट कर रहे हैं। रेफरेंस बुक में ये दोनों अलग अलग हैं, बल्कि कई बुक्स में तो 3 पार्ट में कर दिया, 3 चैप्टर बना दिए हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम, बिल्कुल शांत। तो ये चैप्टर 1 का आज है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो जैसा कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चैप्टर में, गॉस थ्योरम को समझने के लिए आपको 2 डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। नहीं पता? एक डीए वेक्टर की डायरेक्शन और दूसरा ई वेक्टर की। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डीए वेक्टर, ये जब तक चैप्टर चल रहा है डेली बताएंगे। ठीक है, क्योंकि घर पे रिवाइज करोगे नहीं तो यहीं कराना पड़ेगा, तो डेली बताएंगे। तो डीए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, हमने कहा था गाते हुए जाओ गाते हुए आओ जब तक ये चैप्टर चल रहा है। रिमिक्स कर लो उसको, समझ गए? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। और डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? टेस्ट चार्ज का। किसका यूज करते हैं? जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, हम उस पॉइंट पे क्या एज्यूम करते हैं? प्लस क्यू नॉट चार्ज। क्या एज्यूम करते हैं? द डायरेक्शन along which प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव represents direction of electric field at that point. ठीक है, the direction along which plus q naught charge tends to move represents direction of electric field at that point. ठीक है, जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, हम वहां पे क्या एज्यूम करते हैं? प्लस क्यू नॉट चार्ज। क्या एज्यूम करते हैं? प्लस क्यू नॉट चार्ज। द डायरेक्शन along which प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। पहली बार देख रहे हो इसको? अरे चैप्टर 1 से लगातार बता रहे हैं, लेक्चर 2 में बताया था तब से लगातार। ठीक है, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं? डीए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे ये हमने स्फीयर लिया, अब ये स्मॉल एरिया लिया, डीए वेक्टर कहाँ हो जाएगा? अपवर्ड्स। ये लेंगे तो डाउनवर्ड्स, ये टुवर्ड्स राइट, ये। तो जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, हम वहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं? प्लस क्यू नॉट चार्ज। नहीं पता? और डीए वेक्टर के लिए क्या करेंगे? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। तो याद हो गया होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर रिपीट करें। ये ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, आप नहीं डरोगे अगर आपको 2 डायरेक्शन आती हैं तो। ठीक है, क्योंकि वेक्टर का नाम आते ही बच्चों के हाथ पांव सूख जाते हैं।
और साथ में फिर इंटीग्रेशन भी, एक तो वेक्टर साथ में क्या इंटीग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, शांत रहो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लास्ट रन पे हमने वो बता दिया था ना, सॉलिड एंगल, और अगर डी ए वैक्टर आर वैक्टर सेम डायरेक्शन में है, देखो कोई कॉपी दिखाओ, डी ए वैक्टर आर वैक्टर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होता है, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। सेम डायरेक्शन में नहीं है तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद आया? चलो ठीक, सुनिए, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें कोई प्लेन सरफेस मान लो, कोई प्लेन सरफेस सपोज ये रखा हुआ है, ये सुने ध्यान से, तो ये जो ब्लैक वाला एरो दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे सब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। हाँ सुनिए, ये ऐसे रखा हुआ सरफेस ऑब्लिकली यानी तिरछा। ठीक है, तो डी ए वैक्टर की डायरेक्शन, सॉरी ए वैक्टर, प्लेन सरफेस है ना, तो पूरे सरफेस की बात एक साथ कर सकते हैं। नहीं समझे? कर्व सरफेस में क्या होता है, पूरे सरफेस की बात एक साथ नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम किसकी बात करते हैं, स्मॉल एरिया की। समझ, ये तो प्लेन सरफेस है ना, पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका निकालेंगे, प्लेन सरफेस का, फिर हम किसके लिए निकालेंगे, कर्व सरफेस के लिए। और आप जानते हैं किसी भी टॉपिक का जो टफ पोर्शन होता है वही आपके सिलेबस का पार्ट होता है। ठीक है, आप पिछले 10 साल के देख लो क्वेश्चंस, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप देखोगे कहीं भी आपको प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा। जितने बार पेपर में आया किसके लिए आया है, कर्व सरफेस के। तो किसी भी टॉपिक का जो टफ पोर्शन है वही आपके सिलेबस का पार्ट है। पेपर सेट करते समय उसको और टफ करते हैं लैंग्वेज के द्वारा। समझ गए? तो ये प्लेन सरफेस है। ठीक, तो ये डी ए वेक्टर होगा, इधर से देख रहे हैं हम लोग, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। नहीं समझ आया? ठीक, तो ये आपका हो गया ए वेक्टर। यहां डी ए वेक्टर ना बोल के क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। और जो पोर्शन हमें दिखता नहीं है हम उसको क्या शो करते हैं, डॉटेड। ठीक है, तो ये जैसे इस तरीके सरफेस है तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। यहाँ पे डी ए वेक्टर क्यों नहीं कह रहे हैं, ए वेक्टर क्यों कह रहे हैं, समझ आया? क्योंकि हम पूरे सरफेस की बात एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन सरफेस है। कर्व्ड सरफेस में अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग, इसलिए हम पूरे सरफेस की बात एक साथ नहीं कर पाते हैं। नहीं समझे? ठीक, आज वो लड़का नहीं आया तुम्हारे साथ जो आता है। तो ये ऐसे, माँ अब स्कूल खुल गए ना, अब तो ठीक है पढ़ाई चालू होगी ऐसे। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। फिर वास्तव में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है ये बताएंगे। ठीक है, और जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सेम वही चीज़ किसके लिए होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स किस में होगा, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस। अभी लिखेंगे नहीं, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या डेफिनेशन हो गई, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस, एरिया वेक्टर ऑफ अ
is called electric flux passing through that surface. Is called electric flux passing through that surface. ठीक है? The dot product of electric field, the dot product of electric field and area vector of a plane surface, area vector of a is called electric flux passing through that surface. ठीक है? ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई जो आपको पेपर में लिखनी होती है अगर आए तो. ठीक है? मतलब क्या होता है वो हम बताएंगे आपको. ठीक है? इसका अगर इसको ओपन करें तो क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा होता है. अरे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं जानते हो. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा. तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा. वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर. हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ए वेक्टर की डायरेक्शन कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट. अभी नहीं समझे, यहां तक कोई दिक्कत. ठीक. अगर हम इसकी यूनिट निकालें, ये समझ गए ना, डी ए वेक्टर डायरेक्शन क्या लिखा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट. ई वेक्टर के लिए क्या करेंगे, प्लस क्यू नॉट. ठीक है? द डायरेक्शन अलॉन्ग विच प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव. ठीक है? कई बार बता चुके हैं. अब जैसे पॉजिटिव प्लेट है, यहां पे डायरेक्शन निकालना है प्लस क्यू नॉट, इमेजिन करोगे किधर जाएगा, टुवर्ड्स राइट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. अगर यहां पे निगेटिव चार्ज होता तो वो प्लस क्यू नॉट को क्या करता, अट्रैक्ट करता, तो किधर जाता, टुवर्ड्स लेफ्ट. बताने चीज. तो जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, हम वहां पे क्या एज्यूम करेंगे, प्लस क्यू नॉट चार्ज. क्या एज्यूम करेंगे, द डायरेक्शन along which प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है? अगर हम लोग इसकी यूनिट निकालें, पहले डेफिनेशन लिखो. हरियाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन a plane surface, when a plane surface is placed in an electric field, in an electric field, then द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हो. देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में लिखो ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में ई वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन सरफेस, ऑफ द प्लेन सरफेस. ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए वेक्टर, कॉमा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस, पासिंग थ्रू दैट सरफेस. डायग्राम बना के पूरा नोट करें, जल्दी यहां तक पहुंचे. अगर इसकी यूनिट निकालें तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, दो बताई थी, एक न्यूटन पर कूलाम, दूसरी वोल्ट पर मीटर. ठीक है? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी दो यूनिट हो. अगर हम लोग न्यूटन पर कूलाम रखें इनटू मीटर स्क्वायर, यानी क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम. एक यूनिट तो ये हो गई. दूसरी वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, यानी क्या आ गया, वोल्ट मीटर.
यूनिट में जो बीच में डैश होता है वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है यूनिट में, नहीं समझे? डायमेंशन फार्मूला न्यूटन का क्या होता है? mL/t-2, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, कूलाम का AT। हेलो, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो न्यूटन का क्या लिखा हमने? mL/t-2, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, कूलाम का क्या होता है? AT, यानी क्या आ गया ये? mL³ t-3a-1। और बार बार रिपीट कर रहे हैं, कोई भी डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लर्न नहीं करते हैं, सब कैलकुलेट करके निकालते हैं। अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर की वेक्टर, तो क्या कहेंगे? स्केलर। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा स्केलर होता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, इसलिए तो स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या होता है? वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या होता है? और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या होता है? स्केलर। अभी नहीं समझे? phi e is a scalar quantity, स्केलर क्वांटिटी। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, ये सब हमने किसके लिए बताया है? प्लेन सरफेस के लिए। किसके लिए? अब हम किसकी बात करेंगे? कर्व सरफेस की। यहां तक पहुंच गए सब लोग? इसके आगे एक नोट लिखें जरा। नोट लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले नोट लिखो बेटा, साथ में नोट किया करो। अब समझते भी चलो, नोट भी करते चलो। लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ सरफेस represents total number of electric lines, total number of electric lines passing through that surface, passing through that surface। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसका मतलब उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं? 4। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कब? जब सरफेस कहाँ पे सिचुएटेड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ सिचुएटेड होगा? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस का फुल नेम क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? लेकिन फुल नेम क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। समझ गए? जैसे मान लेते हैं किसी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। इसका मतलब उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं? 2000। इसका मतलब वो सरफेस है तो बहुत बड़ा है या फिर बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में है। भाई जहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वहाँ पे लाइंस कैसी होती हैं? पास पास। और जहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वहाँ पे कैसी होती हैं? दूर दूर। भाई अगर किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब या तो सरफेस बहुत बड़ा है या फिर बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी हैं? पास पास। अभी नहीं समझे? कोई डाउट? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताएगा? क्या नहीं समझ आया? बोलो। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताता है? कि उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब हम बात करेंगे कर्व सरफेस की। किसकी बात करेंगे? कर्व सरफेस।
देखिए, हाँ बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लोगों को प्रॉब्लम, इधर आके शिफ्ट हो जाओ, 5 लोग बैठे हो। हाँ देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। शांत रहो बेटा। एक्चुअली में आर्टिकल नहीं है, चाहो तो नोट करके नोट कर सकते हो, ठीक है, हम पॉइंट पॉइंट करके बता दे रहे हैं। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें कोई सरफेस रखा हुआ है, जैसे बॉल है, बॉल को हमने क्या किया, नीचे से थोड़ा सा काट दिया, हम जानबूझ के ओपन ले रहे हैं, ठीक है, कोई ये सरफेस रखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे स्मॉल एरिया लेंगे तो डी ए वेक्टर कहाँ होगा, अपवर्ड्स, समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्मॉल एरिया लेंगे तो टुवर्ड्स राइट, यहाँ पे लेंगे तो टुवर्ड्स लेफ्ट, या कहीं और लेंगे, यहाँ लिया तो परपेंडिकुलर, वो तो परपेंडिकुलर हर जगह होता है, कहीं भी ले लो, चलो यहाँ भी ले लो, यही क्यों छोड़ो। तो जिस पॉइंट पे भी स्मॉल एरिया लेंगे तो डी वेक्टर की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। अभी नहीं समझे, ठीक। ये आपको लाइन दिख रही होगी ना, लाइन नहीं है, ये सरफेस है। 3D में इमेजिन करो, ऐसे है ये, ऐसे जैसे बॉल को नीचे से क्या किया गया, थोड़ा सा काट दिया गया, समझ गए। अभी नहीं समझे, हाँ, ये वही है जो बच्चे रिजल्ट के बाद यूज करेंगे, कई बच्चे उसको उल्टा कर दिया गया है, कटोरे को उल्टा कर दिया गया है, समझ गए, नहीं समझे, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा, ये ओपन सरफेस है कि क्लोज सरफेस है, ओपन, नीचे से खुला है ना, ये क्या होता है, क्लोज सरफेस, ये शांत बैठो, ये क्लोज सरफेस और ये ओपन, क्लोज्ड ओपन, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओपन सरफेस ले रहे हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में डील करना है क्लोज सरफेस को। और जो क्लोज सरफेस हम लोग, ध्यान बैठो बेटा, ठीक है, जो हम लोग ऋषि और तुम जय शैलेंद्र, तुम दोनों आगे बैठा करो, हम एडवाइस करेंगे, ठीक है, नहीं तो अगले साल तुम्हें आगे बैठना पड़ेगा। बेटर ये इस साल आगे बैठो, क्योंकि ये सब तुमको बेवकूफ़ बनाएंगे, अपना घर पे पढ़ेंगे और तुम्हें यहाँ पढ़ने नहीं देंगे, समझ गए। ये चाहते हैं कि आगे चल के इनके ऑफिस में तुम वो बनो चपरासी, ठीक है, इनकी मनसा समझो, ठीक है, चपरासी, ठीक है। देखो, तो इस चैप्टर में हमें क्या डील करना है, क्लोज सरफेस, क्या डील करना है। और ये जो क्लोज सरफेस होगा ये इमेजिनरी होगा, यानी हम उसको कहीं भी इमेजिन कर लेंगे और किसी भी शेप का कर लेंगे, कभी सिलेंडर, कभी स्फेयर, कभी क्यूब, मतलब जहाँ पे जिस तरीके से इंटीग्रेशन सिंपल होगा, जहाँ पे जिस तरीके से इंटीग्रेशन सिंपल होगा। अब भी नहीं समझे, ये जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस होगा इसी को हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। क्या कहेंगे, गॉसियन, गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस, जब भी हम कहेंगे गॉसियन सरफेस, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस, एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस, ठीक है। तो जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस होगा हम उसी को क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through small area dA vector d phi e। अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर,
लेकिन ये तो प्लेन सरफेस के लिए था, ठीक है। तो हम कोई भी स्मॉल एरिया ले लो उसके लिए, तो डी फाई कितना आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अभी हम निकाल नहीं रहे हैं, अभी हम केवल बता रहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। निकालना चालू करेंगे गॉस थ्योरम के प्रूफ से, ठीक है। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, ठीक। फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डी फाई से लिखेंगे, और डी फाई से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्मॉल एरिया से पास हो रहा है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नोट करते चलें, क्यों, तो हट जाए ना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर ओपन सरफेस, एंटायर ओपन सरफेस, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, यहां तक पहले पहुंचे। सुनिए, हमने आपको बताया था पार्ट ए में, इस चैप्टर के पार्ट ए में, जब हम किसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, तो उसे क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, तो इसे क्या कहोगे, लाइन इंटीग्रल। और जब इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एरिया, तो इसे कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल। और ध्यान रखना, एरिया को हमने डी ए वैक्टर से लिख रहे हैं, कुछ बुक्स में डी एस वैक्टर से भी लिखा गया है, एनसीईआरटी में डी एस से लिखा गया है, ठीक है। हम जानबूझ के डी ए से लिख रहे हैं ताकि बच्चे जान ही नहीं, डी एस लिख देंगे वो जान नहीं पाएंगे, इसलिए डी ए लिख दिया, ठीक है। एरिया को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब किसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो उसे क्या कहेंगे, वॉल्यूम। जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, स्केलर, वेक्टर, कोई भी क्वांटिटी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, पूरे सरफेस के लिए निकालना है, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे वो अभी आने वाले हैं सब। चूंकि सरफेस इंटीग्रल है, विद रिस्पेक्ट टू एरिया है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, एस। आगे चल के हम यहाँ पे सरफेस का नाम लिखा करेंगे। जैसे सरफेस को कोई बॉडी है, सिलेंडर है जैसे, तो सिलेंडर में ये पार्ट एम ले लिया, ये एन ले लिया, ये सी ले लिया, कर्व सरफेस। ये प्लेन सरफेस एम, प्लेन सरफेस एन, कर्व सरफेस सी। तो हम उस क्लोज सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और जहाँ पे हमने एस लिखा है वहाँ पे जब इसके लिए निकालेंगे फ्लक्स तो एम लिख देंगे, इसके लिए निकालेंगे तो एन। यानी यहाँ पे सरफेस का क्या लिखेंगे, नेम। यहाँ पे केवल एस लिख दिया हमने, सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चल के जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सरफेस का नेम लिखेंगे कि कौन सा सरफेस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। समझ पा रहे हो, ठीक है। ये गॉस थ्योरम तक पहुँचने की तैयारी चल रही है, बेस बनाया जा रहा है गॉस थ्योरम के लिए। नहीं समझे, सॉल्व कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे, आज ही से चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी हम केवल बता रहे हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर ओपन सरफेस, एंटायर ओपन सरफेस, एंटायर ओपन सरफेस। समझ गए। अगर यही क्लोज सरफेस होता, देखिए if the given surface is a closed surface, if the given surface is a closed surface, then total electric flux passing through a closed surface, total electric flux passing through a closed surface,
देखिए सुने, ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन ये किसके लिए? ओपन के लिए, और वो किसके लिए? क्लोज के लिए। डिफरेंस कैसे करेंगे? राउंड शेप बना दिया जाता है। यहाँ पे क्या बना दिया जाता है? ये जो बीच में राउंड शेप बनाया गया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोज सरफेस को। ठीक है, यहाँ पे नहीं बनाया है। अगर ऐसे लिखा गया है इसका मतलब गिवन सरफेस कैसा है? ओपन। और ऐसे लिखा गया है तो क्लोज्ड। नहीं समझे? फिर रिपीट कर रहे हैं, अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल ये बता रहे हैं कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ओपन सरफेस। इंटायर कह दो, इंटायर तो है ही है पूरे के लिए। और ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। यहां तक पहुंच गए सब लोग? सब लोग पहुंचे? जल्दी क्यों रुक जाते हो? साथ में क्यों नहीं नोट करते? बेटा बीच में 1 मिनट रुकना भी घातक है, फिर सिलेबस की स्पीड कम हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? तो बीच में राउंड शेप बना दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि स्फेयर होगा तभी राउंड बनेगा, सिलेंडर है तो यहां तुम सिलेंडर बना दोगे, बनेगा यही राउंड शेप ही। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज सरफेस को। अगर इसका डायग्राम बनाए तो आप ऐसे, और क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे ये क्लोज सरफेस हो गया। फिर रिपीट कर रहे हैं, ये क्लोज कर्व नहीं है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, इसे क्या कहते हो? क्लोज कर्व। क्या ये? और ये क्लोज सरफेस। बोर्ड पे दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये क्या है? क्लोज सरफेस। ये क्या है? क्लोज सरफेस। और ये क्लोज कर्व। बोर्ड पे तुमसे कहा जाए क्लोज सरफेस बनाओ तो भी ऐसे बनाओगे, क्लोज कर्व बनाओ तो भी। अच्छा, क्लोज सरफेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? सोचो, क्लोज सरफेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल। नहीं, कोई ऐसे एग्जांपल बताओ। ये क्या स्फीयर बॉडी? अरे कोई फुटबॉल, बॉल, ठीक है क्या? देखिए क्लोज सरफेस और ठीक है, जो भी हम ये क्लोज सरफेस लेंगे, ये एक तो हॉलो होगा, क्योंकि कहीं भी इमेजिन कर लेंगे, सॉलिड नहीं, हॉलो। ठीक है, क्लोज सरफेस का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है बैलून। किसी भी शेप का हो, क्योंकि बैलून अगर हल्का सा भी खुला होगा तो वो फूला नहीं होगा। जैसे बैलून फूला हुआ है, उसमें तो पिन से हल्का सा खोल दो तो फूला रहेगा वो। नहीं समझे? अब प्लास्टिक की बॉल है ये आपको लग रहा है क्लोज सरफेस है, लग रहा है भी खैर अभी, लेकिन इसमें अगर मान लेते एक छेद कर दें छोटा सा और दूर से आपको दिखाएं तो आप क्या कहोगे? क्लोज सरफेस, जबकि हमने उसको क्या किया है? ओपन कर दिया है। अरे छेद कर दिया। बैलून के साथ ये नहीं है। बैलून में अगर छेद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा पूरा। समझ गए? तो फूला हुआ बैलून अगर है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कहीं भी कोई छेद नहीं है। समझ गए? क्लोज सरफेस का मतलब क्लोज, कहीं से भी हल्का सा भी ओपन ना हो। समझ गए? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पूरा रिदम खराब कर रहे हो भाई तुम लोग। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। चलो बाकी बच्चे देखें। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर ओपन सरफेस, और ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर क्लोज सरफेस। या तो बात एक ही है। अब भी नहीं समझे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। ध्यान सुने, कोई सांस नहीं लेगा, न पल के झपकाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface, total electric flux passing through a closed surface, total electric flux passing through a closed surface, total electric flux passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge contained in that closed surface. Sigma q क्या है? Total charge contained in that क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब गॉसियन सरफेस। क्या बताया हमने? फिर से सुनो,
स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ओपन सरफेस, अरे इंटायर ही है सब, हाँ एक मिनट, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ, बेटा एक मिनट रुको आ रहे हैं, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दैट क्लोज सरफेस, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दैट क्लोज सरफेस, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दैट क्लोज सरफेस। क्या है ये? गॉस थ्योरम। अब यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे वो गॉस थ्योरम का प्रूफ है। इसको सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे पहले ई डी ए कॉस थीटा, फिर ई की वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहां पे आ जाएंगे। ये LHS है और ये उसका RHS। नहीं समझ? अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, यहीं तक करो, स्टेटमेंट लिखाएंगे हम अभी। गॉस थ्योरम, ठीक है, आ रहे हैं। तो गॉस थ्योरम है रीनाली, लिखे, इट स्टेट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ अ क्लोज सरफेस, if a closed surface is situated in an electric field, in an electric field, then total electric flux passing through a closed surface, passing through the closed surface is equal to 1/ε0 टाइम्स, ऐसे लिखना है, 1/ε0 टाइम्स of total charge contained, total charge contained in that closed surface। क्या छूटा? टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दैट क्लोज, कंटेन्ड भी कह सकते हो, स्टोर्ड भी कह सकते हो, यानी उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, समझ? हाँ, इनक्लोज्ड कभी कह सकते हो, ठीक है। अरे उस सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, मान तो सरफेस के अंदर 10 कूलम चार्ज है, तो फिर क्या आएगा, 10 कूलम अपॉन ε0, क्यू चार्ज है केवल, तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन ε0, Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, तो क्या आ जाएगा, Q1 + Q2 अपॉन ε0, जो भी टोटल चार्ज उसके अंदर होगा वो आ जाएगा। क्लियर? 5 मिनट का प्रूफ है, ध्यान से देखेंगे, लेकिन इसमें हम वो यूज करेंगे गॉस सॉलिड एंगल वाला। क्या यूज करेंगे? सॉलिड एंगल। याद आया? देखिए, इरेज करें, स्टेटमेंट नोट करो, ये इन्विटेशन नोट करो जल्दी। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, देखिए तो ये कोई क्लोज सरफेस है, चूंकि हम लोग प्रूवमेंट पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम का, इसलिए हमने टेढ़ा मेढ़ा क्लोज सरफेस लिया है। सिग्मा क्यू, हाँ सिग्मा क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दैट क्लोज सरफेस। क्लियर? अब सुनो, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट P है, P के अराउंड क्या ले लिया? स्मॉल एरिया। डीए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट।
और ये जो क्लोज सरफेस है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। अच्छा, जो अभी अपने स्टेटमेंट लिखा है तो इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दैट क्लोज सरफेस, ब्रैकेट में लिख लो गॉसियन सरफेस, लिखो टोटल चार्ज कंटेन इन दैट क्लोज सरफेस, ब्रैकेट में क्या लिख लो, गॉसियन सरफेस, ब्रैकेट में क्या लिख लो, गॉसियन सरफेस, ताकि याद रहे क्लोज सरफेस को ही क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। गॉसियन GAUSSIAN, ठीक है, नहीं समझे, जैसे IITN होता है वैसे ये गॉसियन, समझ गए, क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब देखिए डीए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो स्मॉल एरिया लेंगे उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ये डीए वेक्टर, ये आर वेक्टर हो गया। ई वेक्टर के लिए हम लोग क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पे, प्लस क्यू नॉट। ई वेक्टर के लिए यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, प्लस क्यू नॉट। ई वेक्टर के लिए यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, प्लस क्यू नॉट, ठीक है। ई वेक्टर के लिए यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, प्लस क्यू नॉट, ये एज्यूम किया हमने। तो ये प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रेपल, तो ये कहाँ जाएगा, अवे, समझ गए, तो ये ई वेक्टर आ गया। ठीक है, जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है हम उस पॉइंट पे क्या एज्यूम करते हैं, प्लस क्यू नॉट, समझ गए। द डायरेक्शन अलोंग विच प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। प्लस क्यू नॉट का काम खत्म, इरेज कर दो, यूज एंड थ्रो। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक, लिखे, let a point charge plus q, let a point charge plus q, इसको स्फीयर तो नहीं बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा बनाना, let a point charge plus q is situated at point O, is situated at point O, full stop. An imaginary closed surface, an imaginary closed surface an imaginary closed surface, ब्रैकेट में लिख लो गॉसियन सरफेस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, गॉसियन सरफेस, is taken around the charge, is taken around the charge plus q, अराउंड द चार्ज प्लस क्यू। डायग्राम बनाओ। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, डीए वेक्टर, देखें स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, बिल्कुल शांत रहो, स्मॉल एरिया डीए वेक्टर, क्या आ जाएगा, डी फाई ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये तो जरूर हमें लिखना पड़ेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी पढ़ना ना, फिर कब पढ़ोगे, कल नहीं तो कल तो पढ़ा चुके हैं इस लेक्चर को, नहीं जरूरी है, पढ़ो अभी। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर क्लोज सरफेस, ठीक है। पहले क्या किया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू
स्मॉल एरिया डीए वेक्टर, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर क्लोज सरफेस। ठीक है, पहले समझ लो, अच्छा 2 मिनट फिर नोट कर लेना, तुम भले नोट कर लो, बाकी सब समझ लो। ठीक है, कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही तो होता है। और जो बीच में राउंड शेप बनाया गया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोज सरफेस को। समझ गए? ये क्या है? अब जब मना कर दिया आप जरूर बेटा देख लो सब लोग, 5 मिनट लगे, 2 मिनट समझ लो। ये क्या है? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, और वो क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक। अब क्या है कि ये जो LHS है इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब इसको ऐसे बनाए रखेंगे, RHS को सॉल्व करते जाएंगे। ये कॉपी पेस्ट करके आता जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है मान लेते हैं। फिर रिपीट कर रहे हैं, डी ए वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। ई वेक्टर के लिए यहाँ पे क्या एज्यूम किया? प्लस क्यू ना। पूरा चैप्टर 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक डी ए वेक्टर की डायरेक्शन और एक ई वेक्टर की। समझ गए? ई वेक्टर के लिए क्या एज्यूम करेंगे? प्लस क्यू नॉट। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? ई डी ए कॉस थीटा। अरे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा। ई की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद आया? क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पार्ट ए कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? पार्ट ए। अगर क्यू चार्ज है, प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, इससे आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा देख लो 1-2 मिनट, तो 5 मिनट केमिस्ट्री छूट जाएगी, कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन ये अगले साल आएगा। क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस बार रिजल्ट जब 12th का है तो थोड़ा ध्यान रखना, अपने स्कूल के जितने बच्चे मिले कहीं भी मार्कशीट जरूर देखना। ठीक है, केमिस्ट्री में सबके 90 से ऊपर मिलेंगे, फिजिक्स में सब 60 के नीचे मिलेंगे। बार बार समझाते हैं बच्चों को, अभी समझा रहे फिर भी नहीं समझ रहे। समझ गए? 60 के नीचे, जिसके 60 से ऊपर ISC बोर्ड वाले तो फिर भी अच्छे आ जाएंगे, CBSE की बात करें। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? DA cos थीटा। अब E का फार्मूला रखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट को क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। ठीक है, जो जो कांस्टेंट है बाहर ले लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या कांस्टेंट है? क्यू नहीं, क्यू कांस्टेंट है बस। क्यू तो जितना चार्ज है वो फिक्स होगा ना, आर थोड़ी कांस्टेंट है। तुम यहाँ पे स्मॉल एरिया ले तो आर अलग हो जाएगा, यहाँ स्मॉल एरिया, थीटा भी अलग अलग, अलग पॉइंट के क्या है? अलग अलग। समझ गए? तो जितनी वेरिएबल चीजें हैं वो सब अंदर रहेंगे। DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कांस्टेंट को बाहर ले लिया, अब भी नहीं समझे? ठीक, DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या आ गया? डी ओमेगा। अगर DA वेक्टर आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, DA वेक्टर आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, DA वेक्टर आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब भी नहीं समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, अरे बता चुके हैं, सेम डायरेक्शन में तो होता है तो क्या होता है? डी ओमेगा इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर। अगर DA वेक्टर आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो डी ओमेगा इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर। सेम डायरेक्शन में नहीं है तो देखो, हाँ, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, पता ना? dx का इंटीग्रेशन x, कल बताया था नहीं बताया था? लास्ट टर्न पे। अरे x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो अभी बता देंगे कैसे आया। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा। लेकिन ओमेगा किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। और क्लोज सरफेस के लिए टोटल ओमेगा कितना होता है? टोटल सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल फॉर अ क्लोज सरफेस। टोटल सॉलिड एंगल फॉर अ क्लोज सरफेस कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन।
हमने किसके लिए बताया था? स्फेयर के लिए। किसके लिए बताया था? लेकिन स्फेयर हो या कोई भी क्लोज सरफेस हो, सबके लिए टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। सुनो, जैसे सर्कल है, सर्कल के लिए टोटल प्लेन एंगल कितना होता है? 2 पाई। मान लेते सर्कल ना होता, टेढ़ा मेढ़ा होता, तब भी कितना होता? 2 पाई, तब भी 2 पाई होता है। वैसे ही किसी भी शेप का क्लोज सरफेस हो, चाहे वो स्फेयर हो या कोई भी हो, क्लोज सरफेस अगर है तो उसके द्वारा बनने वाला टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। समझ गए? हम लोगों ने देखा था स्फेयर के लिए, लेकिन कोई भी क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस के द्वारा टोटल सॉलिड एंगल कितना सबटेंड होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को हम लोग एसआर से लिखते थे ना? किससे लिखते थे? एसआर। अभी नहीं समझे? बस आ गया, लो हो गया। देखिए इसकी जो वैल्यू क्या आ गई? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी क्या आ गया? E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब आप कहते हो जो हमने स्टेटमेंट लिखा था वहां पे तो सिग्मा क्यू था। शांत रहो, यहां पे जो स्टेटमेंट था वहां पे क्या था? सिग्मा क्यू था। और यहां क्या आया? क्यू, क्योंकि क्लोज सरफेस के अंदर यहां कितना चार्ज है? क्यू। तो जो चार्ज है वही तो आएगा। अगर एक भी चार्ज ना आता तो क्या आता? 0 आता। समझ गए? सिग्मा क्यू का मतलब होता है टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दैट क्लोज सरफेस, और यहां पे इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? क्यू। तो वो आ गया। समझ गए? दिस इज गॉस थ्योरम। ठीक है, तुम्हें जाना हो जाओ बेटा, और नेक्स्ट टाइम में फिर जमा हो जाए, ध्यान रखना। ठीक है, तुम्हारे एक के ब्लॉक में बैच बराबर कर दें, बता देंगे फिर 135 में 3 बजे। ठीक है, और 2-3 टर्म में बराबर हो जाएगा वो, तो चाहे यहाँ पढ़ना चाहे वहाँ पढ़ना। ठीक है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन यहाँ पे हैं, 2 ऑप्शन वहाँ भी मिल जाएंगे के ब्लॉक में भी, तो 5 ऑप्शन हो जाएंगे, कहीं भी पढ़ो। ठीक है, क्या वहाँ आने बराबर तो कर दें बैच पहले। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जिनको ये नहीं पता इंटीग्रेशन कैसे आया, ठीक है, यहां बता दे रहे इंटीग्रेशन कैसे आया। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पता ना ये चीज? इंटीग्रेशन में पावर क्या होती है? इंक्रीज, डिफरेंशिएशन, डिक्रीज, इंटीग्रेशन, इंक्रीज, डिफरेंशिएशन, डिक्रीज। तो x पावर n का x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब हमें निकालना है केवल dx का, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1। क्या लिख देंगे? 1। और 1 का क्या होता है? x पावर 0। अरे जहाँ 1 लिखा वहाँ क्या लिख सकते हैं? x पावर 0। समझ गए? फार्मूला लगा दो, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी x पावर 1 अपॉन 1 यानी x। ऐसे आता है, नहीं समझे? तो dx लिखा है, dx ये आपने क्या लिख दिया, या बीच में क्या लिख दिया? 1 तो कहीं भी लिख सकते हैं। और 1 की जगह क्या लिखा? x पावर 0। फार्मूला लगाओगे 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी x पावर 1 अपॉन 1 यानी x। समझ आया? रेहान बायोलॉजी बच्चे स्पेशली देखा करो। तो dx का इंटीग्रेशन x कैसे आया? समझ आया? यही फार्मूला है, नोट कर लेना इसको भी। और कोई भी स्टेप ना समझ आया तुरंत पूछें, Q चार्ज से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? Q अपॉन r स्क्वायर, पोटेंशियल Q अपॉन r, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो हर फार्मूले में आता है, वो वेल अंडरस्टूड है। ठीक है, Q चार्ज से r डिस्टेंस पर कितना है? देखो ये Q चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर, ये Q चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? Q अपॉन r स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होता है? Q अपॉन r। कांस्टेंट बाहर ले लिया, dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर क्या हो गया? d ओमेगा। समझ गए? ये लेक्चर नंबर हम लोगों ने किसमें देखा था? 8 में, यानी गॉस थ्योरम का पहला लेक्चर। समझ गए? और जब dx का इंटीग्रेशन x होता है तो d ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा। और ओमेगा का मतलब क्या है? टोटल सॉलिड एंगल फॉर अ क्लोज सरफेस। क्लोज इंटीग्रेशन है ये, टोटल और क्लोज सरफेस के लिए टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। वैल्यू पुट कर दी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। यहां तक कोई दिक्कत? नोट करें। ओके, दैट्स ऑल।